आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। स्वदेशी आंदोलन के विषय में हम बात कर रहे थे। इसके पूर्व उसके अभिप्राय, उसके व्यावहारिक अर्थ, आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था, आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, उसका प्रसार किस प्रकार से पहले बंगाल में फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ, इन सभी पर हम कल बात कर चुके थे। आज हमारे अध्ययन का विषय है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा था, इस पर बात करेंगे। फिर आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करेंगे, इस आंदोलन के क्या निष्कर्ष निकले थे, क्या प्रवृत्तियां प्रकट हुई थीं, इसका विवेचन करेंगे। इसके बाद आंदोलन की असफलता, यदि हम माने, यद्यपि पूर्ण रूप से असफल इस आंदोलन को नहीं कहा जा सकता, सफल रहा था किंतु फिर भी पूरी तरह से अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। क्या त्रुटियां रह गई थीं, क्या कमियां रह गई थीं, उन त्रुटियों और कमियों के ऊपर विचार करेंगे। और इसके बाद आंदोलन की सफलता, किस प्रकार से आंदोलन सफल रहा या इसकी उपलब्धियां क्या थीं, उस पर हम बात करेंगे। तो आंदोलन का प्रभाव, मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कला के क्षेत्र में और साहित्य पर गहरे रूप में इसका प्रभाव पड़ा था। इसके द्वारा बौद्धिक चेतना को भी जागृत किया गया था। यह काल बंगला साहित्य का स्वर्ण युग था, क्योंकि इस समय रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रलाल राय, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास जैसे साहित्यकार विद्यमान थे। इस काल में राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य का सृजन किया गया, रचना की गई थी, जिससे जो आंदोलनकारी थे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई थी। रविंद्रनाथ का प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला, आप सभी परिचित होंगे। अमार सोनार बांग्ला गीत इसी काल का था। बांग्ला लोकगीतों पर भी इस आंदोलन की गहरी छाप हमको दृष्टिगोचर होती है। कला के क्षेत्र में राष्ट्रीयता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से कला को मुक्त कराया और प्राचीन तथा मध्यकालीन कला के आदर्श से पुनः प्रेरणा ग्रहण की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय के आविष्कारों से स्वदेशी आंदोलन प्रेरित और प्रोत्साहित हुआ था। इस तरह से इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन ने गहरे सांस्कृतिक प्रभाव उत्पन्न किए थे। तो ये आंदोलन का प्रभाव था, विशेष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र में देखते हैं। अब हम स्वदेशी आंदोलन के आलोचनात्मक विवेचन पर चर्चा करेंगे। यह विस्तृत आंदोलन था जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय उद्योग की स्थापना की बात कही गई थी। समाज के सभी वर्गों के द्वारा इसमें भागीदारी की गई थी। छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित थीं, महिलाएं भी सम्मिलित थीं, कृषक भले ही अल्प मात्रा में थे किंतु कृषक वर्ग भी इसमें सम्मिलित था। श्रमिक, व्यवसायी और जमींदार वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। न केवल बंगाल में बल्कि भारत के अधिकांश हिस्सों में इस आंदोलन का प्रभाव हुआ था। तो इनको हम इन निष्कर्षों के साथ, इन प्रवृत्तियों के साथ कि किन किन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ था, किस तरह से आंदोलन ने प्रभाव अपना छोड़ा था, उस पर हम चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता की स्थिति। अंग्रेजों के द्वारा इस बाबत विशेष प्रयास किए गए थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका प्रयास ही था, अंग्रेजों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था। पहले जो उनका दृष्टिकोण था वो मुसलमानों के विरोध में था, लेकिन कुछ अध्ययन हुए और उनसे जाकर इनको स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों का साथ लेना जरूरी है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे और इस भावना से ग्रसित थे कि उनका विकास नहीं हो रहा है, वो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की भावना उनके भीतर में आ रही थी और यह नीति अंग्रेजों ने अख्तियार की थी, जिसको आप सभी परिचित हैं, वोट डालो और शासन करो की नीति, विभाजन करके। और इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया था, मुसलमानों को प्रोत्साहित, उत्प्रेरित करने के लिए कि अपनी मांग करें और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके। तो ये उनका प्रयास था और इसीलिए बंगाल का विभाजन भी किया गया था। तो अंग्रेज बहुत हद तक
जो इनकी ये भावना थी, वो चाहते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, अपने को एक दूसरे के विपरीत समझें, इस भावना को गहरी करने में वो सफल रहे। हिंदू मुस्लिम दंगे, ये आश्चर्यजनक है कि कोई प्रशासन जो कर रहा हो वो स्वयं इस तरह के दंगे करवा रहा हो। तो मुस्लिम अलगाववाद को उनके द्वारा प्रोत्साहित किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा यह प्रचार किया गया था कि नए प्रांत बनने से मुसलमानों को अधिक लाभ हो रहा है, अधिक अधिकार प्राप्त होगा। प्रसिद्ध उस समय भाषण था, उसमें कहा गया था कि दो स्त्रियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, मुसलमान स्त्री को वह अधिक प्यार करता है। अंग्रेज़ों ने ये बात प्रचारित की थी। बंगाल में मेमन सिंह जिले में कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इनके पीछे अंग्रेज़ों का हाथ था। वास्तविक कारण यह था कि पूर्वी बंगाल में अधिकांश हिंदू जमींदार थे और जो कृषक थे वो ज़्यादा मुसलमान थे। तो इसको सांप्रदायिक रूप आसानी से दिया जा सकता था और दिया गया। इसी आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, जिसमें अभिजात्य वर्गीय मुस्लिम सम्मिलित थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ थे। इस समय यह भी अफवाह उड़ा दी गई थी कि अंग्रेज़ ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को राज सौंपने जा रहे हैं। सलीमुल्लाह को मसीहा का दर्जा दिया गया। ऐसे अनेक मुस्लिम पर्चे निकाले गए जिसमें हिंदू जमींदारों और साहूकारों को शोषक बताया गया और मुस्लिम जो कृषक थे उनको शोषित बताया गया। स्मिथ सरकार ने लिखा है कि अधिकांश राष्ट्रवादियों की धारणा थी कि मुसलमान दंगाई अंग्रेज़ों के भाड़े के टट्टू से अधिक और कुछ नहीं थे, जो वंदे मातरम समाचार पत्र के अनुसार रूस के प्रति क्रांतिकारी या ब्लैक हंड्रेड्स के समरूप थे। जो विरोधी थे क्रांति के रूस में, ब्लैक हंड्रेड्स उनको कहा गया था, उसी तरह थे, ये इनका कहना है। स्मिथ सरकार का विचार है कि आंदोलन में हिंदूवादी पुट निहित था। हिंदूवादी जो रीतियाँ और नीतियाँ थीं वो थीं जो आतंकवाद की ओर घूम गया था। इसके कारण सांप्रदायिकता को बढ़ाने का सुअवसर अंग्रेज़ों के हाथ आया और अंग्रेज इसे किसी भी हालत में चूकने वाले नहीं थे। तो एक प्रवृत्ति ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से उभार लिया था, जन्म लिया था कहना तो ठीक नहीं है, पूर्व से ही ये था। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि सांप्रदायिकता का जन्म ही इसी समय हुआ, किंतु ऐसा नहीं था। पूर्व में भी सांप्रदायिकता की स्थिति थी, किंतु अंग्रेजों ने उसको उभार कर, प्रोत्साहित कर सबके सामने ला दिया था। कृषकों का अलगाव, इस आंदोलन में कृषकों की भागीदारी तो थी, लेकिन कम भागीदारी थी। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि कृषकों की मूल समस्याओं से संबंधित प्रश्न इस आंदोलन में मुख्य रूप से या मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। प्रमुखता से इसको नहीं उठाया गया था। जमींदारों के विरोध में भी इस आंदोलन में कोई बात नहीं की जा रही थी। कुछ जमींदारों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। इस कारण से कृषक आंदोलन से नहीं जुड़े या कम मात्रा में जुड़े। उदाहरण तो मिलता है कि कृषकों ने इसमें भागीदारी की थी। बारीसाल जिले में विशेषकर कृषकों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी जिलों में उनकी संख्या नगण्य थी। तो कृषकों की अलगाव की प्रवृत्ति हमको दिखती है और उसका मूल कारण यही था कि जो कृषक थे उनकी समस्याओं को लेकर यह आंदोलन सीधे तौर पर संबंधित नहीं था। इस कारण से उन्होंने इस पर बढ़ चढ़कर भाग नहीं दिया, उनका कोई कार्यक्रम इसमें सम्मिलित नहीं था। कृषकों में आंदोलन में हिंदू रीतियों का प्रयोग किया गया। इस आंदोलन में हिंदू धर्म से संबंधित प्रथाओं का प्रयोग बहुतायत से किया गया था। यद्यपि इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता नहीं था, किंतु फिर भी इसका दुष्प्रभाव अन्य धर्मावलंबियों पर, विशेषकर मुसलमानों पर पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसका दुष्प्रचार किया था कि उन्हें आंदोलन से पृथक करने के प्रयास में उन्होंने इन बातों को उल्लेखित किया था, जैसे रक्षाबंधन बांधना। यह हिंदुओं की परंपरा है, आप सभी परिचित हैं। काली मंदिर में शपथ लेना, मूर्तियों की स्थापना करना, जो जिलों की मूर्तियां स्थापित की गई थी उनको ढक कर रखा गया था, एक हॉल में, संघ के हॉल में रखने की व्यवस्था की गई थी और तब तक ढके रखना था जब तक से इस विभाजन को रद्द न कर दिया जाए। तो इस तरह जो मूर्ति पूजा जैसे होती है, मूर्तियों का विरोध
मुस्लिम करते हैं, तो इन बातों को लेकर उनको भड़काया गया। इस कारण इस आंदोलन पर यह आरोप लगे कि हिंदू धर्म से संबंधित आंदोलन है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं था, क्योंकि हिंदुओं की संख्या इस आंदोलन में अधिक थी। स्वाभाविक रूप से जो उनकी मान्यता, जो उनका विश्वास होगा, उस आधार पर उन्होंने कार्य किया। लेकिन इसका दुष्प्रभाव मुस्लिमों पर पड़ा और वो इस आंदोलन से पृथक होने की प्रवृत्ति हम इसमें देखते हैं। और यह सही है कि हिंदू रीतियों का प्रयोग इसमें अवश्य किया गया था। श्रमिकों की भागीदारी, इस आंदोलन में श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी, हड़ताल आयोजित किए थे, काम बंद किए थे। यद्यपि इन हड़तालों के पीछे कारण के रूप में औद्योगिक विवाद भी विद्यमान था, मौजूद था। इन परिस्थितियों में श्रमिक हड़ताल होने से स्वदेशी आंदोलन को अवश्य मजबूती मिली थी। कुछ एक उग्रवादियों ने रूसी क्रांति की तरह क्रांति की संभावनाओं पर भी विचार किया था। विपिन चंद्र पाल लिखते हैं कि आज रूस के मजदूर संसार को यह दिखा रहे हैं कि दमन के समय प्रभावशाली विरोध के तरीके क्या हैं। क्या भारतीय मजदूर उनसे शिक्षा लेगा, ये प्रश्न था। आपको ज्ञात है कि इस समय तक रूस में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। क्रांति 1917 में जाकर हुई थी, किंतु इसके पहले भी वहाँ क्रांति की भूमिका बन चुकी थी। बोल्शेविक आंदोलन वहाँ पर चल रहा था, तो उससे उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था, पूरे विश्व पर पड़ा था। तो श्रमिकों ने भागीदारी की थी, यदि उनके अपने आर्थिक कारण थे, किंतु फिर भी आंदोलन के हिस्से वो अवश्य हुए थे। संगठित समितियों की विस्तृत भूमिका, इस काल में गठित जो समितियां थीं, उनके द्वारा जन जागृति उत्पन्न की गई थी। घर घर तक स्वदेशी और बहिष्कार की नीति को पहुंचाया गया था, शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया था, नैतिकता की शिक्षा दी गई थी। अकाल तथा महामारी की स्थिति में जन सहयोग, धार्मिक सामाजिक उत्सवों को संगठित करना, उनका उपयोग करना, हस्तकलाओं, कुटीर उद्योगों, विद्यालयों और पंचायतों में विभिन्न कार्य कर ग्राम सभाओं को संगठित करना आदि विस्तृत कार्य इन संगठनों के द्वारा किए गए थे। अतः उनकी भूमिका उल्लेखनीय थी, महत्वपूर्ण थी। सुमित सरकार लिखते हैं कि इन समितियों अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं का आकस्मिक रूप से उदय स्वदेशी युग की बड़ी उपलब्धियों में से एक था। तो संगठित जो समितियां थीं, जो गठित की गई थीं, अनुशीलन समितियां थीं, अन्य समितियां थीं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अंग्रेजों को आर्थिक आघात इससे हुआ था। इस काल के प्राप्त आर्थिक आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी थी। सूती वस्त्र के आयात में 22% की कमी आई थी। सूती वस्त्रों के आयात में, सूत के आयात में 44%, नमक के आयात में 11%, सिगरेट के आयात में 55%, जूते के आयात में 48% की कमी दृष्टिगोचर होती है। ये स्वदेशी आंदोलन की सफलता को स्पष्ट कर देता है। भारतीय स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ गए थे। विदेशी माल का बहिष्कार बहुत हद तक सफल रहा था। अंग्रेजों का भारत में मुख्य उद्देश्य भारतीय उपनिवेश से अधिकाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, इसलिए उनको गहरी क्षति हुई थी, उनको बहुत नुकसान हुआ था, वो पीड़ित हुए थे इस आंदोलन से। तो अंग्रेजों को आर्थिक आघात पहुंचा था। आंदोलन की शिथिलता, 2 वर्षों तक यह आंदोलन बड़ी तीव्रता के साथ संचालित हुआ, किंतु धीरे धीरे इसमें शिथिलता आ गई। कोई भी जन आंदोलन है वो बहुत लंबे समय तक चलाना उसको मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जनता उसमें सम्मिलित होती है। यदि वह लगातार आंदोलनरत रहे तो उसके जीवन यापन में दिक्कतें पैदा होती हैं, और वो भी सशक्त अंग्रेजों के खिलाफ साधनहीन आंदोलनकारी 2 वर्षों तक संघर्ष करते रहे थे, किंतु धीरे धीरे इसमें शिथिलता आनी प्रारंभ हो गई। क्रांतिकारी आंदोलन की ओर झुकाव भी हुआ। 2 वर्षों से सक्रिय आंदोलन के पश्चात भी विशेषकर जो युवा वर्ग था उसको कोई सफलता प्राप्त होते हुए न दिखी। स्वाभाविक रूप से युवा बहुत जल्दी कोई निर्णय पर पहुंचते हैं। उन्होंने अब क्रांतिकारी आंदोलन की ओर उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से जाना था, यह जाने लगा। उन्होंने उग्र विचारों से उनका सहारा उन्होंने लेना शुरू किया। एक पीढ़ी से अधिक समय तक
जो क्रांतिकारी रहे थे उन क्रांतिकारियों से उनको प्रेरणा भी प्राप्त हुई। देशद्रोहियों की हत्या कर देना, धन एकत्र करना, लूटना, स्वदेशी डकैतियाँ करना, इस आशा से सैन्य षड्यंत्र भी किए जाने की बातें शुरू हो गईं ताकि विदेशी शत्रुओं से मुक्ति मिल सकेगी। तो इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन की ओर विशेषकर युवा वर्ग का झुकाव की प्रवृत्ति हम देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है या वो बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं आंदोलन की असफलता के पीछे या पूर्ण सफल न होने के पीछे कौन से कारण थे। 2 वर्षों में 1908 में ये आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। यद्यपि 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि विरोध लगातार बना हुआ था, इसलिए 1911 में अंततः ये आंदोलन सफल कहा जा सकता है। किंतु 2 वर्षों के बाद ये आंदोलन समाप्त प्राय स्थिति में था। क्या कारण थे इसके? पहला था अंग्रेज प्रशासन का कठोर दमन किया गया था। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रदर्शनों पर, प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे, छात्रों को स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया था, हिंसात्मक दमन की कार्यवाही की गई थी, कारावास की सज़ा दी गई थी, छात्रों को भी कोड़ों से पीटा गया था। इस तरह से कठोर दमन अंग्रेजों ने किया, जिस कारण यह आंदोलन समाप्त प्राय स्थिति में पहुंच गया। दृढ़ संगठन का अभाव था। यद्यपि अनुशीलन समितियां थीं, बांधव समिति बनाई गई थी, किंतु इस आंदोलन का संगठन दृढ़तापूर्वक नहीं किया गया था। कार्यक्रम का क्रियान्वयन सामान्य जनता पर छोड़ा गया था, क्योंकि भागीदारी उनकी थी। उन पर दबावपूर्वक कोई बात को लागू नहीं किया जा सकता था। स्वेच्छा से उनको इसमें सम्मिलित होना था, इसके लिए प्रेरणा अवश्य ये दे रहे थे। तो इसलिए लंबे समय तक जनता का कोई भी आंदोलन नहीं चल पाता है। तो दृढ़ संगठन की कमी के कारण ऐसा हुआ। अंग्रेजों को सांप्रदायिक विभाजन में सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया था। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने में वो सफल रहे। इस कारण से अधिकांश मुसलमान इस आंदोलन से दूर हो गए, जिसके कारण यह आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। आंदोलन की लंबी अवधि, कोई भी जन आंदोलन हो, लंबे समय तक उसे चला पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसलिए आंदोलन में तीव्रता होनी चाहिए। तीव्र आंदोलन हो और अल्पकाल में उसे सफल होना होता है। यदि वह तीव्र आंदोलन कर शीघ्र सफलता प्राप्त नहीं करता तो धीरे धीरे जनता का मनोबल टूटना पड़ता है। फिर जबरदस्त संगठन की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी यहाँ पर कमी थी। तो लंबी अवधि के कारण भी, क्योंकि अंग्रेजों ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी या कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। यद्यपि भीतर भीतर अंग्रेज आंदोलित थे और आखिर में उसका प्रभाव हुआ। 11 में जाकर 5 से 11 6 वर्षों तक ये विभाजन रहा, उसके बाद उन्हें रद्द करना पड़ा। तो आंदोलन की लंबी अवधि के कारण ये हम कमजोरी देखते हैं। कांग्रेस के मतभेद एवं विभाजन, कांग्रेस में भी मतभेद आ गया था। आप जान रहे हैं कि उदारवादी और उग्रवादियों का किस प्रकार से संघर्ष हुआ था और 1907 में जाकर सूरत का विभाजन हो गया था। उग्रवादी अधिक समर्थन चाहते थे, अधिक मांग कर रहे थे, तीव्र आंदोलन के पक्षधर थे, जबकि उदारवादी सीधे तौर पर अंग्रेजों के विरोध करने के पक्ष में नहीं थे। सीधे तौर पर उन पर आक्रमण या सीधे तौर पर उनके आमने सामने आकर संघर्ष करने के पक्ष में नहीं थे। और इसी के कारण कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। उग्रवादियों को उदारवादियों ने सूरत अधिवेशन के बाद बहिष्कृत कर दिया था कांग्रेस से। तो आपस में जो पार्टी थी, एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी थी जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध थी, जो स्वदेशी आंदोलन में सहयोग कर रही थी, उसी में आंतरिक विभाजन हो गया। वो एक दूसरे के साथ विवाद में उलझ कर रह गए। इस कारण उनका ध्यान इस ओर कम हुआ और उसका ही प्रभाव हमें देखते हैं कि धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। आंदोलनकारियों की साधनहीनता। आंदोलनकारी यद्यपि पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों में संलग्न थे, किंतु उसके पास धन का, अस्त्र शस्त्रों का या साधनों की कमी थी। महत्वपूर्ण योजनाओं को इसी कारण वो पूर्ण करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था व्यापक रूप से की जानी थी, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। उद्योगों की स्थापना के प्रयास भी किए गए,
किंतु बहुत सफलता उसमें भी प्राप्त नहीं हुई। देश बहुत बड़ा था। स्वदेशी उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हो पाई कि देश की आवश्यकताओं को वह पूर्ण कर सके। इस कारण बहुत सारी वस्तुओं के लिए भारतीय अंग्रेजों पर निर्भर रहे। यदि ये उत्पादन उतनी बड़ी मात्रा में हो सकता तो इसका विकल्प हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों के मालों का पूरी तरह से विकल्प भारतीय प्रस्तुत नहीं कर सके। ये साधनों की कमी थी। एक तरफ अंग्रेज थे जो पूरी तरह से साधन संपन्न थे, प्रशासन की शक्ति थी, पुलिस की शक्ति थी, सेना की शक्ति थी, आर्थिक शक्ति थी, उनके पीछे पूरा इंग्लैंड शक्तिशाली देश संबद्ध था, खड़ा हुआ था। किंतु भारतीयों के साथ इस तरह की स्थिति नहीं थी। ले देकर एक राष्ट्रीय पार्टी थी, उसमें भी फूट पड़ के विभाजन पड़ गया था। इस तरह से आंदोलनकारी साधनहीन थे, अंग्रेज साधन संपन्न थे। इस कारण से ये आंदोलन अधिक सफल नहीं हुआ या लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब हम देख लेते हैं आंदोलन की उपलब्धियां। ये प्रथम जन आंदोलन था। गांधी युग के साथ हम देखते हैं असहयोग आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इस तरह के बड़े आंदोलन जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय सम्मिलित हो रहे थे। इस तरह के आंदोलन हम आगे देखते हैं, किंतु अब तक स्वदेशी आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन भारत में नहीं हुआ था। तो ये प्रथम जन आंदोलन था। निश्चित कार्यक्रम और उद्देश्य भी इसके थे। ऐसा पहला आंदोलन था जिसके अपने निश्चित उद्देश्य थे। बंगाल विभाजन को रद्द करना स्पष्ट तौर पर इनका उद्देश्य था। निश्चित कार्यक्रम इन्होंने तय किए थे। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना, स्पष्ट नीति और कार्यक्रम इन्होंने तय किए थे कि अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, शिक्षालयों का बहिष्कार करेंगे। स्पष्ट तौर पर तय कर लिया गया था बिंदुवार की ये हमारे कार्यक्रम होंगे। तो इस तरह से निश्चित कार्यक्रम और उद्देश्य वाले पहला आंदोलन हम देखते हैं। उदारवादियों और उग्रवादियों का साथ भी हमने देखा। दोनों परस्पर विरोधी थे। स्पष्ट रूप से हम देखना चाहें तो कांग्रेस में इसका विभाजन हम आगे चलकर देखते हैं, लेकिन इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था 1905 से 2 वर्षों तक चला था, 2 ढाई वर्षों तक लगातार ये चला। उस समय दोनों एक होकर एक मत से इसमें सम्मिलित हुए थे। यद्यपि इसके अंत के आते आते कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ था, किंतु हम उदारवादियों और उग्रवादियों का दोनों का समर्थन इस आंदोलन को हम देखते हैं। ये भी सफलता थी। गांधीवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार कर दी थी। स्वदेशी और बहिष्कार की नीति गांधी जी ने जो आगे चलकर इसका प्रयोग किया था, कुछ रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्होंने असहयोग आंदोलन उसे कह दिया, सविनय अवज्ञा कहा। ये सारी सीख गांधी जी को इस आंदोलन से मिली। इस आंदोलन ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि किस प्रकार से आंदोलन का संगठन किया जा सकता है। तो गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि या नींव का कार्य इसने किया। नवीन राष्ट्रीय चेतना इससे जागृत हुई थी। जन जागरण आया था। जब भी कोई बड़ा आंदोलन चलता है तो सभी का ध्यान उस ओर जाता है, क्योंकि ये बृहत आंदोलन था और विषय भी ऐसा था जो सीधे तौर पर मर्म पर प्रहार कर रहा था। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, जो सदियों से एक प्रांत के रूप में रहा था, उनमें एकता की भावना थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। तो नवीन राष्ट्रीय चेतना का उदय स्वदेशी आंदोलन के साथ हम भारत में देखते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि आंदोलन को अंततः सफलता प्राप्त हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को असफल कदापि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 1911 में अंग्रेजी प्रशासन को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था, क्योंकि यह स्थायी रूप से भारतीय राष्ट्रीयता के प्रेरक तत्व के रूप में विद्यमान था। लगातार भारतीयों को बंगाल की एकता और उसको किस प्रकार से उस एकता को खंडित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था, वो लगातार प्रेरित कर रहा था अंग्रेजों के विरोध के लिए। राष्ट्रीयता के लिए उसकी प्रेरणा मिल रही थी कि हमारे देश की राष्ट्रीयता को किस प्रकार से अंग्रेज तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक स्पष्ट उदाहरण भारतीयों के समक्ष था और वह लगातार भारतीयों को अंग्रेजों के विरोध के लिए प्रेरित कर रहा था। तो अंग्रेजों ने मजबूर होकर अंत में ये निर्णय लिया कि उस कारण को समाप्त किया जाए, और आंदोलन का जो उद्देश्य था वह यही था कि बंगाल के विभाजन को रद्द करवाया जाए। तो अंततः
यह आंदोलन सफल रहा, इसको असफल नहीं कहा जा सकता। तो ये स्वदेशी आंदोलन था।